जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग के अंदर एक मेथड पढ़ने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग का, और उस मेथड का नाम है बल्क मेथड, जिसको हिंदी में हम पुंज विधि के नाम से जानते हैं। इससे पहले वाले सेशन के अंदर हमने जो प्लांट ब्रीडिंग होता है उसका एक नया मेथड के बारे में पढ़ा था, जिसका नाम था हमारे पेडिग्री मेथड। पेडिग्री मेथड के बारे में हमने पूरा विस्तार से समझा था कि उसका अर्थ क्या होता है, उसका सारांश क्या होता है और उसके प्रमुख प्रोसीजर क्या होता है, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम देखने वाले हैं बल्क मेथड से किस प्रकार से हम एक नई किस्म का विकास कर सकते हैं किसी भी फसल की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के सेशन अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठेगा और इसके प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बल्क मेथड। बल्क मेथड जो होता है उससे जब हम किसी भी फसल की नई किस्म विकसित करते हैं तो उसको विकसित होने में कितने वर्ष का समय लगता है, तो याद रखिएगा 14 वर्ष का समय लगता है। और 14 वर्ष के समय के अंदर उसकी कितनी जनरेशन बनती है, यानी कि अलग अलग नई संतति बनती है। तो कितनी संतति बनती है? 13 संतति, यानी कि 13 पीढ़ियां का निर्माण होता है, तब जाकर एक नई किस्म का विकास होता है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारे बल्क मेथड होता है, इसके अंदर एक वैज्ञानिक आता है। सबसे पहले इस विधि के बारे में किसने बताया था कि इस बल्क मेथड को किसने दिया था, तो वो दिया था ये वैज्ञानिक आता है। इसके अंदर नील्सन, वैज्ञानिक का नाम इंपॉर्टेंट है, नील्सन एहिल। वैज्ञानिक का नाम क्या है? नील्सन एहिल ने सर्वप्रथम 1908 में इस विज्ञान जो ये विधि है इसको विकसित किया था। 1908 में नील्सन एहिल के द्वारा विकसित किया गया था, ये हमें याद रखना, ठीक है। और इसके बाद में एक और याद रखना है आपको, नील्सन एहिल के द्वारा ही एक और टर्म दिया गया था और उस टर्म का नाम हो जाएगा एकल पादप वर्ण। एकल पादप वर्ण के बारे में किसने बताया था? सबसे पहले तो किसने बताया था? नील्सन एहिल ने, जिसको इंग्लिश में हम सिंगल प्लांट सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। जिसको इंग्लिश में हम किस नाम से जानते हैं? सिंगल प्लांट सिलेक्शन के नाम से इसको जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण है, दोनों क्वेश्चन वैज्ञानिक का नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो पुंज विधि जो होती है, इसका अंदर अल्टीमेटली जब हम कोई भी फसल की जो किस्म होती है उसको विकसित करते हैं, कोई भी फसल हमारे पास में इसकी जब हम किस्म विकसित कर लेते हैं तो उसके दौरान क्या क्या घटना घटित होती है वो हमें याद रखना है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर 2 टर्म इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। जब हम बल्क मेथड की सहायता से कोई भी नई किस्म विकसित करते हैं तो उसको विकसित होने में कितने वर्ष का समय लगता है? 14 वर्ष का समय लगता है। और उसके अंदर जितने भी संततियां बनती हैं, यानी कि जितनी भी जनरेशन बनती है, तो कितनी जनरेशन बनती है? 13 जनरेशन बनती है। तो उनकी जब हम सोविंग करते हैं और उनकी जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो किसके अंदर करते हैं? तो पुंज के अंदर करते हैं या फिर बल्क के अंदर करते हैं, ये याद रखिएगा। तो इस विधि के अंदर कोई भी फसल होती है उसकी जब हम कोई भी फसल की जो किस्म होती है उसकी हम क्या करते हैं? सोविंग को हिंदी में हम किस नाम से जानते हैं? बुआई के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, बुआई। और उसके बाद में उसकी क्या की जाती है? कटाई की जाती है, जिसको इंग्लिश में हम हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जब उसकी बुआई और कटाई की जाती है तो वो किस में की जाती है? तो बल्क में की जाती है। किस में की जाती है? बल्क में की जाती है, ये याद रखिएगा। बल्क को हम पुंज के नाम से जानते हैं और पुंज का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? समूह से होता है। किससे होता है? समूह से होता है, ये याद रखिएगा। जैसे इसको हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, जैसे हम बात करते हैं कोई भी गाँव है, गाँव के अंदर जो किसान जो होता है वो जब सोविंग करता है किसी भी फसल के बीजों के, तो वो क्या करता है? उन बीजों को क्लस्टर के रूप में इकट्ठा करता है, यानी कि समूह के रूप में लेता है। और उसके बाद में गेहूं की सोविंग करनी है तो वो 100 किलो बीज इकट्ठा एक साथ में लेके जाएगा और उसकी सोविंग कर देगा। उसके बाद में जब उसकी कटाई करेगा तो भी वो कटाई करने के बाद में जो उनको बीजों को जो प्राप्त होंगे उनको जब इकट्ठा करेगा तो एक ढेर के रूप में करेगा। और उसी ढेर में से जो भी उसको चाहिए होगा, कि मान लेते हैं हमें 10 क्विंटल बीज प्राप्त हुए। अब 10 क्विंटल में से वो किसान को जरूरत है कि हमें 1 क्विंटल बीज अलग निकाल लेने चाहिए अगले साल के लिए, जब सोविंग के लिए। तो वो क्या करेगा? उसी ढेर में से जो समूह होता है बीजों का, उसी समूह में से 1 क्विंटल बीज को अलग निकाल लेगा और उसकी वापस से बुआई करने लग जाएगा। तो ये प्रोसीजर चलता रहता है। इसी प्रोसीजर को बोलते हैं हमारे बल्क मेथड के नाम से जानते हैं। तो बल्क मेथड के अंदर जनरली क्या किया जाता है? कोई भी फसल होती है उसकी जो किस्म होती है उसकी जो सोविंग की जाती है और हार्वेस्टिंग की जाती है वो किस में की जाती है? बल्क या समूह में की जाती है, जिसको हम बल्क को हिंदी में हम पुंज के नाम से जानते हैं। तो ये इसका थोड़ा अर्थ होता है, ये इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है। अब इसका हम सारांश देखते हैं कि ये जो 14 वर्ष तक जो प्रोसेस चलती है इसके अंदर कौन कौन सी चीज में क्या क्या किया जाता है वो आपको याद रखना, ठीक है ना। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके अंदर देखते हैं
इसका सारांश देख लेते हैं। सारांश इंपॉर्टेंट है, अगर सारांश आपको याद रह गया तो यकीन मान के चलिएगा आपके 50 से 60% काम आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम इसको आसानी से पढ़ते हुए चलेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो यदि हम बल्क मेथड के सारांश की बात करें, सारांश, तो इसका सारांश क्या निकलेगा, तो ये याद रखना है सारांश किसके आधार पर हम ले रहे हैं, वर्षों के आधार पर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें पूरा विकसित होने में कितने वर्ष का समय लगता है, नई किस्म को 14 वर्ष का समय लगता है। तो इसमें याद रखिएगा जो इसके अंदर जो शुरुआत के जो वर्ष होते हैं 1 से लेकर 8 जो वर्ष होते हैं, या हम कह सकते हैं 1 वर्ष से लेकर 8वें वर्ष तक जो क्रिया होती है वो एक समान चलती है। तो इसमें क्या किया जाता है, ये शुरू का जो 1 वर्ष होता है और जो 8वें वर्ष तक होता है इसके अंदर क्या क्या क्रिया की जाती है। तो इसके अंदर नंबर फर्स्ट तो किया जाता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो बुआई जो की जाती है, जो हम सोविंग जो करते हैं, बुआई प्लस जो इसकी कटाई जो की जाती है, हार्वेस्टिंग जो की जाती है वो किसके अंदर की जाती है, पुंज के अंदर की जाती है, यानी कि समूह में की जाती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर मेन पॉइंट क्या हो जाएगा, शुरू से लेकर यानी कि प्रथम वर्ष से लेकर जो 8वां वर्ष होता है उसके अंदर पौधों को हम बुआई, पुंज के अंदर इनकी बुआई करते हैं और पुंज के अंदर इनकी क्या की जाती है, कटाई की जाती है। और उसके बाद में पुंज जो समूह जो होता है बीजों का, उसी में से जो उत्कृष्ट बीज वाले होते हैं उनका चयन करते हैं और उनको हम आगे से आगे उगाते रहते हैं। तो ये 1 से 8 वर्ष तक चलती रहती है, ये हमें याद रखना, ठीक है। उसके बाद में आता है वर्ष 9। 9वें वर्ष में क्या किया जाता है, तो 9वें वर्ष में याद रखना, 9वें वर्ष में हम करते हैं इसके अंदर एकल, इसकी क्या उगाते हैं हम, एकल पादप संतति उगाते हैं, एकल पादप संतति उगाते हैं, ठीक है ना। इसकी क्या उगाते हैं हम, एकल पादप संतति उगाते हैं। तो एकल पादप संतति उगाने का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, इस प्रकार से इसका प्रतीक चिन्ह होता है। अगर आपको डायग्राम के अंदर ये वाला अगर देखने को मिले तो उसका अर्थ समझ लीजिएगा कि जो भी हमने किस्म लगा रखी है उसके हम क्या लगा रखे हैं, एकल पादप संतति लगा रखा है, यानी कि एक एक पंक्ति के अंदर हमने केवल एक एक पौधा लगा रखा है और वो इसका ये अर्थ होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है वर्ष, हमारे 10वां वर्ष आता है। कौन सा वर्ष आता है, 10वां वर्ष आता है। 10वां वर्ष में हम क्या करते हैं, जो एकल पादप संतति जो थी, जो हमने पौधे लगाए थे, उन पौधों का क्या किया जाता है, समन्वित उपज परीक्षण करते हैं। सॉरी, समन्वित नहीं, प्रारंभिक, उनका क्या किया जाता है, प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है। उनका क्या किया जाता है, प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है, जिसको इंग्लिश में हम प्राइमरी यील्ड ट्रायल के नाम से जानते हैं, यानी कि PYT के नाम से जानते हैं। और ये कौन से वर्ष में किया जाता है, 10वें वर्ष में किया जाता है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, इस प्रकार के डिब्बे के रूप में होता है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं आपको, अगर इस प्रकार के डिब्बे के रूप में होता है, ठीक है ना। अगर 1 बॉक्स होगा और वो किसको दर्शाएगा, प्राइमरी यील्ड ट्रायल को दर्शाएगा, यानी कि 10वां वर्ष को इंडिकेट करेगा। प्रारंभिक उपज परीक्षण का ये वाला प्रतीक चिन्ह होता है, ये हमको याद रखना, ठीक है। उसके बाद में नंबर अगला जो वर्ष आता है वो आता है 11, 12 और 13वां वर्ष, ठीक है ना। 11, 12 और 13वां जो वर्ष होता है इसके अंदर क्या किया जाता है, जो हमें प्रारंभिक उपज परीक्षण के दौरान जो सीड मिले थे उनका क्या किया जाता है, समन्वित उपज परीक्षण करते हैं। उनका क्या किया जाता है, समन्वित उपज परीक्षण किया जाता है। उनका क्या किया जाता है, समन्वित उपज परीक्षण किया जाता है, ठीक है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, इस प्रकार के 3 कॉलम होते हैं, ठीक है ना। अगर इस प्रकार के आपको 3 अलग अलग कॉलम दिखाई देंगे, ठीक है ना, इस प्रकार के 3 अलग अलग कॉलम दिखाई देंगे, तो ये जो प्रतीक चिन्ह होता है ये किसका होता है, ये हमारे समन्वित उपज परीक्षण का होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे 11, 12 और 13वां जो वर्ष होता है, लगातार 3 साल तक क्या किया जाता है, प्राइमरी यील्ड, जो हमें प्राइमरी यील्ड ट्रायल के दौरान जो सीड मिले थे उनका क्या किया जाता है, समन्वित उपज परीक्षण किया जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में वर्ष आता है हमारे 14वां वर्ष आता है। कौन सा वर्ष आता है, 14वां वर्ष आता है। और 14वें वर्ष में क्या किया जाता है, तो इनका क्या किया जाता है, गुणन व क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है। क्या किया जाता है, गुणन व वितरण किया जाता है। तो इसका जो बॉक्स बनता है वो कैसा बनता है, इस प्रकार का बनता है, ठीक है ना। और ये गुणन व वितरण किया जाता है। और वितरण का जो मुख्य काम होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये राष्ट्रीय बीज निगम या फिर राज्य जो बीज निगम होता है उसके माध्यम से ये गुणन व वितरण का काम किया जाता है, या फिर इनकी देखरेख में किया जाता है। जो राष्ट्रीय बीज निगम और जो हमारा राज्य जो बीज निगम होता है उनकी देखरेख में कोई भी इंस्टीट्यूट को इंडिकेट कर दिया जाता है कि उसके माध्यम से उसको मल्टीपल किया जाता है उस किस्म के बीजों को, और उसके बाद में फार्मर तक वो पहुंचा दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका पूरा सारांश होता है जो हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे 14 वर्ष कंप्लीट होते हैं। ये 5 लाइनें इंपॉर्टेंट है, ये 5 लाइनें यदि आपको याद रह गई तो आप यकीन मान के चलिएगा आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का नहीं आएगी, ठीक है। इतना यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको फटाफट से लिखिए, फिर हम इसको
फॉर्मेट के रूप में देखते हैं कि 1 से 8वें वर्ष के दौरान हम जब बुआई व कटाई करते हैं तो अन्य जो भी थोड़ी छोटी मोटी जो जानकारी होती है वो क्या होती है वो हम देखते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं, इसका सारांश यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसका हम मेथड देखते हैं कि बल्क मेथड जो 14 वर्ष तक होता है उसके अंदर 13 जनरेशन आती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं और उनके अंदर क्या क्या घटना घटित होती है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी क्या हो जाएगी, विधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विधि या मेथड हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये तो इधर तो हो जाएगा हमारे फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष, ठीक है। प्रथम वर्ष की बात करें तो इसमें क्या होगा, तो ये एक हमारा क्या हो जाएगा, ये एक हमारा जनक हो जाएगा, ठीक है। ये एक हमारा जनक हो जाएगा जिसको हमने नाम दिया P1, यानी कि पेरेंट 1 है ये, और इसका क्रॉस हमने किससे करवाया, पेरेंट 2 से करवाया। किससे करवाया, इसका क्रॉस हमने पेरेंट 2 से करवाया, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा P2, ठीक है। ये प्रथम वर्ष में क्या किया जाता है, जो P1 और जो P2 होता है इनके मध्य दोनों में आपस में क्रॉस करवाया जाता है। तो इसके अंदर क्या जानकारी हो जाएगी, जो फर्स्ट ईयर होता है और जो फर्स्ट ईयर से लेकर जो 8 ईयर तक जो प्रक्रिया चलती है उसके अंदर याद रखिएगा इनकी जो बुआई की जाती है वो समूह में की जाती है और समूह में इनकी कटाई की जाती है। अब जो समूह में बुआई और समूह का कटाई के अलावा जो अन्य पॉइंट है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा जो पॉइंट है वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर जो भी जनक होते हैं, जनक कौन कौन से हमारे पास में P1 और P2 है। जनक के मध्य क्या होता है, इसके अंदर जनक के मध्य क्या होता है, संकरण होता है। जनक के मध्य क्या होता है, इसके अंदर संकरण होता है, ठीक है। संकरण होने पर क्या प्राप्त होता है, हमको F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है, F1। संकरण होने पर कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। और ये ईयर कौन सा आ जाएगा, हमारे ईयर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, सेकंड ईयर आ जाएगा। कौन सा ईयर आ जाएगा, सेकंड ईयर आ जाएगा, ठीक है ना। F1 पीढ़ी प्राप्त होती है और F1 पीढ़ी के अंदर जो हमारे संतति होती है वो कैसी होती है, जो हमारे प्रथम वर्ष के अंदर जो संतति होती है सेम वैसी की वैसी होती है। और इसके अंदर हमें क्या याद रखना है, तो इसके अंदर हमें याद रखना है जनक के मध्य जो संकरण होता है उससे जो भी हमारे पास में जो भी संतति आती है, जनकों के मध्य हमने संकरण करवाया और संकरण करने के बाद में जो हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी उनको क्या किया जाता है, चयनित संतति को पुंज में क्या किया जाता है, पुंज में बुआई, ठीक है। पुंज में बुआई व पुंज में ही क्या की जाती है, कटाई की जाती है। पुंज में बुआई व पुंज में ही क्या की जाती है, कटाई की जाती है। क्या की जाती है, कटाई करते हैं। पुंज में ही क्या करते हैं, बुआई करते हैं और पुंज में ही क्या करते हैं, कटाई करते हैं, ठीक है। और इससे क्या प्राप्त होता है, इससे F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं, इससे F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो ये दो लाइन याद रखनी है। F1 जनरेशन के अंदर की चयनित संतति जो होती है उन चयनित संतति को क्या करते हैं, पुंज में बुआई करते हैं और पुंज में ही कटाई करते हैं, ठीक है। और इससे क्या प्राप्त होता है, F2 पीढ़ी को प्राप्त किया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। तो अब इससे क्या प्राप्त हो जाएगा, संकरण होने के बाद में क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, यहाँ पर ये F2 पीढ़ी हमको क्या प्राप्त होगी, ये हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होगी, ठीक है। ये कौन सी पीढ़ी हो जाएगी, F2 पीढ़ी, ठीक है। और ये जो ईयर जो हो जाएगा वो कौन सा ईयर हो जाएगा, हमारे थर्ड ईयर हो जाएगा। कौन सा ईयर हो जाएगा, थर्ड ईयर हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या करना होती है, तो इसके अंदर केवल एक लाइन याद रखनी है, F1 इसके अंदर क्या किया जाता है, तो इसके अंदर जो भी हमारे संतति होती है, जो भी हमारे पास में संतति होती है, संतति को क्या करते हैं, संतति को समूह में जो भी संतति होती हैं हमें जो F2 से जो हमने F1 के अंदर जो भी फसलें उगाई थी या जो भी संतति उगाई थी उसके दौरान जो भी हमें पीढ़ी प्राप्त होती है उसके अंदर क्या किया जाता है, तो जो भी हमारे संतति को हम क्या करते हैं, समूह में इसकी क्या करते हैं, बुआई व कटाई की जाती है। क्या की जाती है, समूह में संतति को क्या करते हैं, समूह में बुआई व समूह में क्या करते हैं, कटाई करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है ना, ये याद रखना है। उसके बाद में इससे क्या प्राप्त हो जाती है, हमें F3 जनरेशन प्राप्त हो जाती है। कौन सी जनरेशन प्राप्त हो जाती है, F3 पीढ़ी यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाती है। और ये ईयर कौन सा जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा, 4th ईयर आ जाएगा। कौन सा ईयर आ जाएगा, 4th ईयर आ जाएगा। और इसके अंदर क्या किया जाता है, जो हमारे पास में F2 जो पीढ़ी होती है, F2 पीढ़ी की क्रिया दोहराते हैं। ये इसके अंदर एक ही लाइन याद रखनी है आपको, F2 पीढ़ी की क्रिया
दोहराते हैं, ठीक है ना। जो हमने F2PD के अंदर जो क्रिया की थी सेम वो की वही क्रिया किसके अंदर की जाती है, 4th ईयर के अंदर की जाती है और जनरेशन 3rd के अंदर की जाती है, ये याद रखना, ठीक है ना। इसी के साथ में यहाँ तक आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में हम इसके बाद की जो 8 अवस्थाएं जो बची हुई है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो अगला जो हमारे लगातार जो 4 वर्ष आएंगे वो एक जैसे आएंगे, ठीक है ना, उसमें इतना ज़्यादा कुछ करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब जो इसके बाद में की जो जनरेशन आएगी वो कौन सी जनरेशन आएगी, यहाँ पर हमारे इसके बाद जो जनरेशन आएगी वो कौन सी जनरेशन आएगी, हमारे F4PD आएगी। कौन सी जनरेशन आएगी, F4PD आएगी। और ईयर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 5th ईयर। कौन सा ईयर हो जाएगा, 5th ईयर हो जाएगा। और इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, सेम F2 की जो क्रिया होती है, F2 की क्रिया दोहराते हैं। क्या करते हैं, F2 की क्रिया दोहराते हैं। इसके अंदर भी क्या की जाती है, F2 की जो क्रिया होती है वो दोहराते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सारांश के अंदर ही बता दिया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे, उसके बाद जो जनरेशन आती है वो कौन सी आती है, F5PD आती है। कौन सी, F5PD। और ईयर कौन सा आता है, 6th ईयर। कौन सा ईयर आता है, 6th ईयर आता है। और इसके अंदर भी क्या किया जाता है, सेम, याद रखिएगा, सेम प्रोसेस अपनाते हैं, ठीक है ना, सेम प्रोसेस अपनाते हैं। जो हमने F4 के अंदर अपनाई थी वो की वो अपनाते हैं, यानी कि F2PD इसके अंदर भी F2 की जो क्रिया थी वो इसके अंदर दोहराते हैं, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद अगली जो हमारे जनरेशन आती हैं वो कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारे F6 जनरेशन। कौन सी जनरेशन, F6 जनरेशन आती है। और ये जो ईयर आता है वो कौन सा आता है, 7 ईयर आता है। और इसके अंदर भी क्या किया जाता है, इसके अंदर भी हमारे पास में जो F2 जो जनरेशन होती है F2 को अपनाते हैं। इसके अंदर भी क्या अपनाते हैं, F2 को ही क्या की जाती है, अपनाते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है। F2 को अपनाते हैं। उसके बाद में ईयर आता है हमारे 8वां ईयर आता है। कौन सा ईयर आता है, 8वां वर्ष आता है। ईयर तो हो जाएगा 8वां ईयर। और जो जनरेशन आएगी वो कौन सी हो जाएगी, 7वीं जनरेशन आ जाएगी। कौन सी जनरेशन आ जाएगी, 7वीं जनरेशन आ जाएगी। और इससे जो भी हमें प्राप्त होगा वो ये सीड हमको प्राप्त होगा, ठीक है, ये सीड प्राप्त होगा। और इसके अंदर क्या किया जाता है, तो ये याद रखिएगा, इसके अंदर हमें इसके अंदर क्या किया जाता है, तो जो F2PD को हम इसके अंदर अपनाते हैं, तो यानी कि जो F6PD के अंदर जो भी हमें संतति जो प्राप्त होती है उसमें से हम मान लेते हैं, इसमें के अंदर हमने मान लेते हैं 35,000, हमने 35,000 संतति को हमने क्या किया था, पुंज में उगाया था, पुंज में उगाया था, ठीक है ना। पुंज में हमने क्या किया था, 35,000 संतति को पुंज में उगाया था। और पुंज में इनकी क्या की थी, पुंज में उगाया हुआ उसकी क्या की थी, कटाई की थी। क्या की थी, उसकी कटाई की थी। 35,000 संतति को हमने क्या किया था, पुंज में उगाया और पुंज में ही उसकी क्या की थी, कटाई की थी इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद में हम इसी के अंदर क्या करते हैं, जो हमने 35,000 जो संतति उगाई थी उसमें से हम जो 500 संतति का क्या करते हैं, चयन करते हैं। 500 संतति का इसके अंदर क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। यानी कि 35,000 के आसपास हमने पौधे लगाए थे, उसमें से जो भी हमारे उत्कृष्ट लक्षण वाले जो पौधे थे उनका हम चयन करते हैं। और उनकी संख्या कितनी रखी जाती है, 500 रखी जाती है। और वो सारी क्रिया किसके अंदर की जाती है, F7 के अंदर वो क्रिया की जाती है। अब ये जो 500 संतति होती हैं इसको हम उगाते हैं 9वें ईयर के अंदर, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे 8 ईयर का 8वां जो वर्ष होता है उसके अंदर जितने भी हमें 500 जो नए पौधे प्राप्त हुए थे उनको हम किसके अंदर उगाते हैं, 9वें वर्ष के अंदर उगाते हैं। तो इसको किस में उगाते हैं हम, 9वें वर्ष के अंदर इसको हम क्या करते हैं, उगाते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, 9वें वर्ष के अंदर इसको उगाते हैं, ठीक है। और इसको 9वें वर्ष के अंदर जो उगाया जाता है वो किस रूप में उगाया जाता है, तो उसको हम एकल पादप संतति उगाते हैं। इसकी क्या उगाते हैं, एकल पादप संतति। तो ये जो जनरेशन हो जाएगी, कौन सी जनरेशन हो जाएगी, हमारे F9PD हो जाएगी, सॉरी F8PD हो जाएगी, 8वीं पीढ़ी हो जाएगी। और ईयर कौन सा हो जाएगा, 9th ईयर हो जाएगा। कौन सा ईयर हो जाएगा, 9th ईयर हो जाएगा। और इसके अंदर क्या किया जाता है, जो हमें 8वें वर्ष के दौरान जो हमें 500 संतति प्राप्त हुई थी उनको हम क्या करते हैं, एकल पादप संतति उगाते हैं। एकल पादप संतति उगाते हैं, उसकी क्या उगाते हैं हम, एकल पादप संतति उगाते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसकी जो जनरेशन आती है कौन सी आती है, 9वीं जनरेशन आती है, ठीक है। और ये वर्ष कौन सा हो जाएगा, 10वां वर्ष हो जाएगा। कौन सा वर्ष हो जाएगा, हमारे 10वां वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या किया जाता है, एकल पादप संतति उगाते हैं। उसके बाद में एकल पादप संतति से प्राप्त जो भी हमें सीड प्राप्त होते हैं उनका क्या किया जाता है,
प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है। उसका क्या किया जाता है? प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है। तो ये हो जाएगा, इसका क्या किया जाता है? प्रारंभिक उपज परीक्षण, ठीक है ना। उसका क्या किया जाता है? प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। जो एकल पादप संतति से जो भी हमको सीड प्राप्त होते हैं उनको हम उगाते हैं और उनका क्या किया जाता है? प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है, जिसको इंग्लिश में हम प्राइमरी यील्ड ट्रायल के नाम से जानते हैं, यानी कि PYT की क्रिया अपनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो ईयर आता है वो कौन सा आता है हमारे? ईयर 11, 12 और 13, यानी कि 11, 12 और जो 13वां जो वर्ष होता है, 13वां वर्ष। और ये इसके अंदर जो पीढ़ी आती है कौन कौन सी आती हैं? ये आती है हमारे F10, F11 और F12, ठीक है ना। ये जनरेशन आती है, यानी कि 3 जनरेशन आती हैं, F10, 11, 12 और ईयर कौन सा जाएगा? 11वां, 12वां और 13वां वर्ष। इसके अंदर क्या किया जाता है? समन्वित उपज परीक्षण करते हैं। हम क्या करते हैं? इसका समन्वित उपज परीक्षण इसका किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका समन्वित उपज परीक्षण करते हैं, ठीक है ना। यानी कि प्राइमरी यील्ड टेस्ट जो होता है, या प्राइमरी यील्ड ट्रायल जो होता है, उसके बाद में जो भी सीड हमें मिले थे उसका हम क्या करते हैं? समन्वित उपज परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? समन्वित उपज परीक्षण किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट का जो हमारे ईयर आता है उसके अंदर क्या किया जाता है? समन्वित उपज परीक्षण होने के बाद में, समन्वित उपज परीक्षण हो गया और उसके बाद में जो भी हमें सीड प्राप्त हुए थे उसका क्या किया जाता है? उसका हम प्रमुख रूप से क्या करते हैं? उसका क्या किया जाता है? गुणन व वितरण करते हैं। क्या किया जाता है? गुणन व वितरण करते हैं। उसका क्या करते हैं? गुणन व वितरण करते हैं। और ये जो ईयर आता है ये कौन सा आता है? 14वां वर्ष आता है। और ये जो जनरेशन आती है कौन सी जनरेशन आती है? F13, यानी कि 13वीं पीढ़ी आती है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या किया जाता है? गुणन व वितरण किया जाता है। और ये जो गुणन व वितरण का जो काम होता है वो कौन करता है? राष्ट्रीय बीज निगम। ये कौन करता है? तो राष्ट्रीय बीज निगम व एक आता है इसके अंदर व राज्य बीज निगम के द्वारा यह वितरण का काम किया जाता है किसानों के लिए, ठीक है। या इनकी दिशा निर्देश के आधार पर किया जाता है, ये हमें याद रखना है। इसी के साथ में हमारे जो बल्क मेथड होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ में आज के सेशन यही कंप्लीट करते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।